हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना टॉपिक है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु पार्ट 11। ओके। आज के टॉपिक में अपन न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो न्यूक्लिक एसिड है, दे रखा है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अपन जनरली अपन जब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। और जनरली अपन न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को कंसिडर करते हैं। तो लिख रखा है दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नेम दे रखा है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर, सॉरी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट लिख रखा है न्यूक्लियोटाइड सर्व्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके। तो न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, यानी डीएनए आरएनए बनाते हैं। ओके। फिर लिखा है न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ। तो एक न्यूक्लियोटाइड किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, तो उनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे जो पहला कंपोनेंट आ रहा है, वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो जब अपन न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप में जनरली फॉस्फेट ग्रुप को PO4-3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बीच में P होता है, उससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। बाकी तीन सिंगल बॉन्ड से तीन अलग अलग ऑक्सीजन कनेक्टेड रहती है, और हर एक ऑक्सीजन पे यानी इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके। तो यहाँ पे P1 यानी फॉस्फोरस एक, 4 ऑक्सीजन, और इन 4 ऑक्सीजन पे 3 जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो उसको अपन फॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो होता है 5 कार्बन शुगर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, और वो मोनोसेक्राइड होती है। तो अपन ने देखा था कि जो आरएनए होती है उसके अंदर जो शुगर रहती है वो है राइबोज शुगर। क्लियर। इसीलिए इसको अपन राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। लेकिन जब अपन डीएनए की बात करते हैं तो उसके अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसलिए अपन डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अपन ने पहले भी देखा है। वो होता इसलिए है कि यहाँ पे जैसे ये जनरली राइबोज की स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर कार्बन है उस पे OH ग्रुप होता है। अब दो पास पास कार्बन में दो OH ग्रुप क्या है, पास पास हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो जब राइबोज में डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो उस केस में यानी सेकेंड नंबर कार्बन पे जब ऑक्सीजन जो है वो हट जाती है, तो वो जो शुगर बनती है उसको अपन बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर। तो एक ये भी है कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ में जो अपने न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर, या तो होगी राइबोज या होगी डीऑक्सी राइबोज। राइबोज अपने को आरएनए के केस में देखने को मिलती है, और डीऑक्सी राइबोज अपने को डीएनए के केस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, लिख रखा है अ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड बेस। बेस मतलब नाइट्रोजिनस बेस। हेट्रोसाइकिल का मतलब ये है कि जो साइक्लिक रिंग होगी उसमें सेम टाइप के एटम्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, और उसमें जनरली जो एटम्स होंगे वो नाइट्रोजन और कार्बन होंगे। क्लियर। तो यहाँ दे रखा है देर आर 4 डिफरेंट बेसिस कॉमनली फाउंड इन डीएनए के अंदर। तो मिलते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जब अपन आरएनए की बात करते हैं तो उसमें एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो वैसे ही मिलते हैं जैसे कि डीएनए में होता है, लेकिन यहाँ थाइमिन के जगह पे अपने को क्या देखने को मिलता है, यूरेसिल देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में। बाकी तो सब बेस पेयर सेम रहते हैं, लेकिन एक यूरेसिल जो होता है वो थाइमिन की जगह पे आ जाता है। क्लियर। अब अपन नाइट्रोजन जो बेस पेयर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक को अपन बोलते हैं प्यूरिन्स और एक को अपन बोलते हैं पिरिमिडिन्स। तो जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स देखने को मिलती है, एक ये वाली रिंग हो गई और एक ये वाली रिंग हो गई। इसी तरीके से दूसरे में ये वाली रिंग और ये वाली रिंग। लेकिन जब अपन पिरिमिडिन्स की बात करते हैं तो इसमें सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है। तो जो प्यूरिन होते हैं उसमें अपन एडिनिन और ग्वानिन को कंसिडर करते हैं। तो ये एडिनिन की स्ट्रक्चर हो गई और ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, जबकि यहाँ देखें तो यहाँ O ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और दो N के ग्रुप में एक NH2 ग्रुप देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये इस तरीके से डिफरेंट है। पिरिमिडीन की बात करें तो यहाँ पे साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल ये होते हैं। यहाँ पे साइटोसिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है और थाइमीन और यूरेसिल की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यूरेसिल के इस नंबर कार्बन पे, ये जो कार्बन है इसके ऊपर यदि एक मैथिल ग्रुप ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये थाइमीन के इक्वल हो जाएगी। यानी यूरेसिल में यदि इस कार्बन पे मैथिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो थाइमीन बन जाता है। तो आप यूरेसिल और थाइमीन की स्ट्रक्चर को देख सकते हो, बस वो मैथिल ग्रुप का ही फर्क है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं, a nitrogenous base molecule is joined to the sugar molecules by a glycosidic bond and form a structure called the nucleoside। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो ये शुगर है, ये शुगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है, ठीक है। तो उसके साथ में नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ जाते हैं, प्यूरिन या पिरिमिडिन्स, है ना, एडिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह, है ना, थाइमीन, ये जब जुड़ जाते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, तो शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। ओके। और जब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की हेल्प से, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड जो कि शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर के आपस में मिलने से बनता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो वही लिख रखा है कि द न्यूक्लियोसाइड्स कंबाइन विद अ फॉस्फेट ग्रुप बाय एन एस्टर बॉन्ड, जिसको अपन फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमराइजेशन होने से क्या बनता है? अपना न्यूक्लिक एसिड बनता है, या तो आरएनए या फिर डीएनए। क्लियर? तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिनमें नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बता रखे हैं। जब शुगर के साथ में, अब चाहे वो डीएनए की लोगे तो डीऑक्सी हो जाएगी और आरएनए की लोगे तो राइबोस, ठीक है, शुगर। तो डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर, तो अपन उसको कॉमनली ले लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस पे यदि शुगर के साथ में, पेंटोस शुगर के साथ में एडिनिन ऐड होता है तो वो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको अपन बोलते हैं एडिनोसिन। और उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, तो एडिनिन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको अपन बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। इसी तरीके से ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड जो है वो ग्वानोसिन और उसका न्यूक्लियोटाइड ग्वानिलिक एसिड। साइटोसिन का साइटिडीन और साइटिडाइलिक एसिड। थाइमीन का थाइमिडीन, थाइमिडाइलिक एसिड। और आरएनए के केस की बात करें तो यूरेसिल, यूरिडिन और यूरिडाइलिक एसिड। तो ये इस तरीके से अपन नाइट्रोजन 20 जब पेंटोस शुगर से मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, तब उसको क्या कहते हैं, और जब फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाता है और यानी न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिख रखा है, इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट moiety is a part of a large molecules or a structure links the 3' carbon of one sugar of one nucleotide to the 5' carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। तो अपन यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बता रखी है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ये पेंटोज शुगर होगी। हर एक शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे थाइमीन जुड़ रखा है, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ रखा है, यहाँ पे ग्वानीन नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ रखा है, यहाँ पे एडेनिन जुड़ रखा है। क्लियर। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दो पेंटोज शुगर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से ऐड हुआ है, और यहाँ पे ये वाला कार्बन जो मैं डार्क कर रहा हूँ इससे ये ऐड हो रखा है। तो ये जो फर्स्ट नंबर जो पेंटोज शुगर है उसका ये 5th नंबर कार्बन है, और यहाँ पे ये जो है वो 3 नंबर कार्बन है। ठीक है, पेंटोज शुगर का। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये फॉस्फेट ग्रुप पहले वाली पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन से अटैच है, और सेकेंड वाली पेंटोज शुगर के 3 नंबर कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट वाली पेंटोज शुगर के 5th नंबर कार्बन से विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और सेकेंड नंबर पेंटोज शुगर के 3 नंबर कार्बन से ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी एक फॉस्फेट ग्रुप जो है सक्सीडिंग दो पेंटोज शुगर से आपस में दो एस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए अपन यहां पे इसको बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। हर एक के साथ में एक एस्टर बॉन्ड बनाता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप दो एस्टर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट वाली पेंटोज के 5' कार्बन से और सेकेंड वाले के 3' कार्बन से कनेक्टेड है। क्लियर। तो यही यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ एक चीज वो देख सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप जहां पे होता है वो 5' एंड होता है, क्योंकि वो पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन से जुड़ा रहता है और वो फ्री एंड होता है। और दूसरा एंड जो होता है उसको अपन 3' एंड बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो ग्रुप खाली रहता है वो पेंटोज शुगर के 3' कार्बन पे फ्री रहता है। क्लियर। इसलिए इसको 3'। इसीलिए अपन जब डीएनए की स्ट्रक्चर या आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये डीएनए की स्ट्रक्चर है या फिर ये आरएनए की स्ट्रक्चर है, तो उसमें एक एंड यदि 3' होता है तो उसका दूसरा एंड 5' होता है। यदि एक 3' होगा तो उसका सेकेंड एंड जो होगा 5' होगा। यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' होगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक जो 5' वाला ग्रुप होता है उस पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो 3' वाला एंड होता है उस पर 3 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए इनको ये नाम देते हैं अपन। नेक्स्ट लिख रखा है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड, as there is one each ester bond on either side it is called the phosphodiester bond। तो यही बताया कि यहाँ पे ये यहाँ से भी, जैसे यहाँ पे बात करूँ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में, यहाँ देखो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो एक फॉस्फेट दो शुगर के साथ में दो एस्टर बॉन्ड बना रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट लिख रखा है, DNA is the genetic material and form molecular basis of heredity, the transmission of genetic character from parents to offspring in all the organism। तो जनरली अपन क्या देखते हैं, डीएनए क्या होता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं या हायर ऑर्गेनिज्म होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। और डीएनए इसके साथ में जेनेटिक मटेरियल होने के साथ में ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, जैसे पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसफर होना, मतलब पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ियों में उस कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, कुछ डिजीजेस होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, तो अपन फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं कि डायबिटीज तो हमारे घर में हेरिडिटी है, यानी डायबिटीज की तो हेरिडिटी है,
मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डायबिटीज के कैरेक्टर जो है या जो मतलब डिजीज है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर होती है। तो वो उसकी हेरिडिटी है। और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको अपन हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए बोलते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस वगैरह जो होते हैं, जैसे टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस, उसमें आरएनए जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे बैक्टीरिया हो गए या कुछ वायरसेस हो गए, उनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, वो किस किस से मिलकर के बनता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उन सबको अपन ने देखा। नेक्स्ट टाइम पे अपन डीएनए और आरएनए को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।